हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वो 4 दिन का बचा हुआ है। 4 डेज़ आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 11 से लेकर के 14 नवंबर तक होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट ओवर एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोगों को ओवर ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देखते होंगे कि मोस्टली आपकी शिफ्टों में इससे क्वेश्चन आया हुआ है जनगणना 2011 से। इस पीडीएफ को जो मैंने पूरा का पूरा डाल रखा है टेलीग्राम पर, तो जो लोग पहले से पीडीएफ पढ़ चुके हैं आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। लेकिन काफ़ी सारे लोग टेलीग्राम से ऐड नहीं होते हैं, वो सिर्फ चैनल पर ही होते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बनाना पड़ रहा है क्योंकि उनके मैसेजेस आते हैं और उन लोगों को बताओ तो फिर अब सबको बताया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर जनगणना करवाने वाला हूँ। पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो करवा देता हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर कुछ आपको याद रखना है। पहला कि जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो तो आपके 1872 में हुई थी, और इस समय जो शासनकाल में कार्यकाल था वो किसका था, वो लॉर्ड मेयो का रहा हुआ था। दूसरी थी जब नियमित जनगणना यानी कि ऑफिशियल जब सेंसस आया हुआ था, इसकी शुरुआत करी गई थी 1881 में, और इस समय जो वायसराय थे यानी कि ये कौन थे, तो ये रहे हुए थे लॉर्ड रिपन, यानी कि लॉर्ड रिपन ने नियमित तरीके से करवाई थी। और अनऑफिशियल जो हुई थी वो 1872 से शुरुआत हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो ने करवाई हुई थी। इसके आगे मैं पढ़ूं तो आपका जो स्वीडन है, यानी कि स्वीडन जो है ये 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है, यानी कि पहली बार जिस देश ने कराई जनगणना वो स्वीडन सा 1749 में कराई। अमेरिका ने 1790 में 10 की जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश बना हुआ है। तो स्वीडन में पहली जनगणना हुई थी विश्व की, लेकिन जो अमेरिका था वो 10 की यानी कि 10 सालों में जनगणना कराने वाला पहला देश बना हुआ था। और भारत में जनसंख्या संगठन ही जनगणना संबंधित कार्यों और आंकड़ों को क्या है, प्रस्तुत आपका करता है। स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं तो जब भारत देश आज़ाद होता है आपका 1947 में, उसके बाद जो स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई वो 1951 में हुई थी। और उस समय जो जनगणना आयुक्त रहे हुए थे वो थे आपके R.A. गोपाल स्वामी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जो जनगणना संगठन है आपका, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आपका कार्यरत रहता है, यानी कि जनगणना जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने, क्योंकि यूपी पुलिस में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जिम्मेदार कौन होता है। अब आगे तथ्य पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता कि तैयारी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करते हैं, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट वो चीज़ रहती है कि मॉक टेस्ट में आपको क्या होता है कि ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर आप लोग देखेंगे जा करके क्या ही हो जाता है। मॉक टेस्ट में जब ऑलमोस्ट आप चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे बेहतर जो मॉक टेस्ट आप देखेंगे तो वो मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक का, और जो कि आपका इसका सेल चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें कि आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में जो है आपको 615 रुपये में पूरा टेक्स्ट बुक का जो है पास प्रो आपको देखने को मिल जाता है। परचेज़ करने का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए मॉक टेस्ट जरूर लगाया कीजिए हर एग्ज़ाम के, जिससे कि आपको तैयारी का आइडिया मिलता रहे। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इसके बारे में मैं बात करूं कि जनगणना जो संगठन है ये केंद्रीय मंत्रालय के आपका अधीन कार्य करता है, ये चीज़ आपको पता ही है। और 2011 का जो जनगणना हुआ था इसका जो शुभंकर था, आपसे शुभंकर पूछेगा तो ये था आपका प्रागणक शिक्षिका जो थी, ये आपका शुभंकर था। इसका आदर्श वाक्य जो था ये था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आर सेंसस आर फ्यूचर, ये इसका रहा हुआ था आदर्श वाक्य। ये चीज़ भी याद रखनी है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि 2011 की जनगणना आयुक्त जो रहे हुए थे वो आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। और इसकी जनगणना की जो अनुमानित लागत थी वो आपकी 2200 करोड़ रुपए रही हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। और जनसंख्या आपकी नीति जो है 2000 के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य आपका 2045 से बढ़ाकर के आपका क्या है 2070 तक कर दिया गया। यानी कि जो आपका जो लक्ष्य जो आपकी स्थिरता लाना है जनगणना में, उसका जो लक्ष्य था पहले 2045 था, अब 2070 किया गया है। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में भारत की जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि हुई थी वो आपकी 17.7% रही थी, क्योंकि 10 की वृद्धि कई बार पूछते हैं कितनी थी, तो वो रही हुई थी 17.7%। दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि 1911 से लेकर के 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि रही हुई थी ये आपकी ऋणात्मक रही हुई थी, यानी कि वृद्धि ना होकर के घट गया था। ये आपका 1911 से 1921 में हुआ था, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और यह भारत की जनगणना में क्या हुआ था, पहली बार हुआ था। और 1921 ईस्वी को
महान विभाजक वर्ष भी आपका कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो आपकी 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, यानी कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 17.5% है आपका भारत का 121 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष थे वो आपके 51.47% पुरुष थे और महिलाएं थी आपकी 48.53% जो रही हुई थी, ये महिलाएं रही हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि 2011 की जब जनगणना हुई तो शहरी जनसंख्या 31.2% थी और जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो आपकी 68.8% थी, ये थी आपकी ग्रामीण जनसंख्या। और इसमें क्या हुआ था कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की देखने को मिली, सबसे कम देखने की मिली हुई थी जाकर के सिक्किम में। दूसरी चीज़ है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो दिल्ली रहा हुआ था, यानी कि दिल्ली की जनसंख्या यूटी में सबसे ज़्यादा थी और सबसे कम देखने को मिली हुई थी लक्षद्वीप की, जो कि अप्रोक्स 64,000 के आसपास ही थी। तो यूटी में सबसे कम लक्षद्वीप की थी, सबसे ज़्यादा दिल्ली की थी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो पहले नंबर पर आपका कौन आता था, उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र आता था। सबसे कम के मामले में देखेंगे तो सबसे कम आपकी सिक्किम आती है, लेकिन उससे पूछें कि उसके दूसरे नंबर पर कौन आता है सबसे न्यूनतम वाला, तो वो आपका मिजोरम आता है, जिसकी जनसंख्या जो है करीब 10 लाख है। इससे भी क्वेश्चन एक दो बार बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय रहा हुआ था, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो वृद्धि देखने को मिली वो मेघालय राज्य में देखने को मिली और सबसे कम जो देखने को मिली हुई थी वो नागालैंड में, क्योंकि नागालैंड में जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक हो गई थी। सबसे ज़्यादा मेघालय में बढ़ी हुई थी। सबसे अधिक अगर 10 की जनसंख्या वृद्धि में वाले अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला, तो वो था दादर नगर हवेली, जिसमें कि 55% जनसंख्या बढ़ गई थी और न्यूनतम जो बढ़ने वाला था वो था आपका लक्षद्वीप। यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम बढ़ी हुई थी 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। उसके बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि आपको पहला तो पता ही है कि पहला आपका मेघालय था, 27.95% आपकी बढ़ी हुई थी। लेकिन दूसरे नंबर पर किसकी आपकी बढ़ी हुई थी, यानी कि सबसे ज़्यादा, तो वो अरुणाचल प्रदेश की भी दूसरे नंबर पर बढ़ी हुई थी। आपकी अगर यूटी की यहाँ पर सबसे कम की यहाँ बात करें तो सबसे कम में आपको नागालैंड तो पता है, लेकिन नागालैंड से के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, कौन सी स्टेट की बढ़ी थी, तो वो बढ़ी हुई थी केरल की। याद रखना है, साक्षर लोग हैं, साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तभी यहाँ की जनसंख्या पर कंट्रोल रहा हुआ था। अब आ जाते हैं घनत्व की बात कर लेते हैं। घनत्व की मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना घनत्व का जो तात्पर्य है ये प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वास करने वाले औसत जनसंख्या होती है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग आते हैं वो आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व कुल था आपका वो 382 रहा हुआ था, यानी कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में आपके व्यक्ति बचे हुए थे, ये आपका भारत का जनसंख्या घनत्व था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा में आपका बिहार आता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। वहीं बात करें कि सबसे अधिक आपका केंद्र शासित प्रदेश में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर और सबसे कम देखने को मिलेगा जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में, क्योंकि वहाँ भी आपका ऑलमोस्ट जंगल ही है, ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है, लेकिन दूसरे नंबर पर आपका कौन आ जाता है, वो पश्चिम बंगाल आ जाता है। न्यूनतम आपका अरुणाचल प्रदेश पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम आ जाता है। तो 2 नंबर तक तो एटलीस्ट आपको चीज़ों को याद ही रखना है। नेक्स्ट बात करें लिंगानुपात की कि लिंगानुपात क्या होता है। देखिए लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में जितनी स्त्रियों की संख्या होती है वो आपकी कहलाता है लिंगानुपात। और वर्तमान में भारत का जो लिंगानुपात है वो है आपका 943, यानी कि 943। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो आपका केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो वो हरियाणा का है। वहीं जब केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपका देखने को मिलेगा पांडिचेरी का, यानी कि पांडिचेरी का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात और सबसे कम जो है वो है दमन द्वीप का। ये चीज़ आपको याद रखना है, दमन द्वीप का जो लिंगानुपात है यूटी के मामले में सबसे कम है।
इसी तरह आप फिर लिंगानुपात देख सकते हैं, पहले नंबर पर तो आपका केरल है, लेकिन दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, तो वो तमिलनाडु का है। सबसे कम हरियाणा का है, लेकिन दूसरे नंबर पर जब बात होगी तो फिर आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है दूसरे नंबर पर सबसे कम के मामले में। अब बात करते हैं यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की। देखिए शिशु लिंगानुपात, जिसको हम बाल लिंगानुपात के नाम से जानते हैं, बाल लिंगानुपात क्या होता है कि 6 वर्ष की आयु तक जितने आपके 1000 बालकों की संख्या में जितनी बालिकाएं होती हैं वो आपकी उनकी संख्या कहलाती है आपका शिशु लिंगानुपात, यानी कि बाल लिंगानुपात। तो ये आपको याद रखना है। भारत के करंट में बात करें तो आपका 919 हो सकता है, 918, 915 इस तरह से दे देता है। ये आपका लिंगानुपात होता है भारत का। और दूसरी चीज़ देखेंगे इसमें और क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का अगर कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे कम जो लिंगानुपात देखने को मिलता है बाल लिंगानुपात की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो सबसे कम आपका मिलता है हरियाणा का। यूटी की बात करें तो सबसे अधिक आपका मिलेगा जाकर के लिंगानुपात किस बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है यूटी में, तो अंडमान निकोबार का है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है जाकर के बाल लिंगानुपात, तो दिल्ली का। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दिल्ली का बाल लिंगानुपात जो है सबसे कम है। नेक्स्ट आपकी साक्षरता की बात करें तो साक्षरता क्या होती है कि कोई 7 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र का जो बच्चा होता है वो लिखना और पढ़ना जानता है तो उसको साक्षर माना जाता है। यानी साक्षरता ज्ञात करने की उम्र जो है वो 7 वर्ष है। ये चीज़ याद रखनी है, इससे आपको पूछा जाता है कि साक्षरता कितने उम्र से आपकी ज्ञात करी जाती है। तो सब भारत की कुल साक्षरता की अगर यहाँ पर बात करोगे तो भारत की कुल आपकी हो जाएगी 74.04%। सबसे ज़्यादा साक्षरता है भारत की आपकी ओवरऑल जब बात करी जाएगी। वैसे अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है वो केरल, और सबसे कम जो है वो आपका बिहार है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें यूटी की तो सबसे ज़्यादा आपका साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। सबसे कम आपका जो साक्षरता वाला राज्य है वो क्या है, वो है आपका दादरा नगर हवेली। इसी तरह से यहाँ से देख सकते हैं केरल के बाद दूसरे नंबर पर जो साक्षरता थी वो मिजोरम की है। न्यूनतम में बिहार होता है, लेकिन बिहार के बाद दूसरे नंबर पर किसकी आती है, तो वो आपकी आती है 2000 किसकी 2000 आपकी अरुणाचल प्रदेश की आती है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट आ जाते हैं शहरी जनसंख्या पर। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो देखने को मिलती है वो हिमाचल प्रदेश में मिलती है, और सबसे कम जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है गोवा में। यानी कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो आपका राज्य है वो यहाँ पर गोवा है। वहीं अगर शहरी की बात करें तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो आपका गोवा होता है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये आपका होता है जाकर के हिमाचल प्रदेश। ये ग्रामीण और शहरी का उल्टा कर सकते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा कौन सा था, तो दिल्ली सा। और न्यूनतम के मामले में आपका शहरी जनसंख्या सबसे किस यूटी की कम है, तो वो आपके अंडमान निकोबार की है, क्योंकि वहाँ पर ट्राइब वगैरह जो होती है आपकी निवास करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एससी और एसटी में कि भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति जो है वो आपकी 20 करोड़ है। यानी कि एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वो 20 करोड़ हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो जाति होती है वो उनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं। और सबसे कम की बात करें अनुसूचित जनजाति, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या परसेंटेज किस में, देखिए अगर आपसे संख्या पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो आपका यूपी हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपका पंजाब में देखने को मिलता है। ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर याद रखना है कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इनमें से कोई भी एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। इन आपको राज्यों को याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अब आते हैं एसटी कैटेगरी में। देखिए एसटी कैटेगरी का क्या है कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जो जनजाति है इसकी कुल संख्या 10 करोड़ थी। यानी कि एसटी कैटेगरी 10 करोड़ है और एससी कैटेगरी 20 करोड़ है। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा निवास करती है मध्य प्रदेश में। और सबसे आपकी एससी कहाँ पर आती है, तो वो आपके उत्तर प्रदेश में आती है। लेकिन यही चीज़ जब परसेंटेज में पूछी जाएगी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर आता है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एसटी कैटेगरी का देखने को मिलता है लक्षद्वीप में। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं परसेंटेज के मामले में, यानी कि लक्षद्वीप में मोस्टली वही लोग रहते हैं।
पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडिचेरी। इंपॉर्टेंट है पांचों, इनको याद रखना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पांडिचेरी, पंजाब। यहाँ पर कोई एसटी कैटेगरी का जो है आपका निवास नहीं करता है। ये आपको कुछ और याद रख लेना है कि 2021 की जो होगी ये 16वें नंबर की जनगणना होगी, यानी कि जो 2011 वाली थी ये 15वें नंबर की थी। इसका आदर्श वाक्य जो होगा आगे वो जन भागीदारी से जन कल्याण होगा। और 2021 की जनगणना जो है भारत में पहली बार जो होगी ये डिजिटल जनगणना होगी इस बार अभी तक की। नीचे मैंने इसी की आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लगा दिए। जैसे आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 2021 के 11 के अनुसार नकारात्मक रही हुई थी, किसकी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि नकारात्मक रही हुई थी नागालैंड की। नागालैंड की जो है सबसे ज़्यादा नकारात्मक रही हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही हुई थी? तो सबसे ज़्यादा अधिक किसकी थी? तो सबसे अधिक थी मेघालय की। इसी तरह से मैंने 55 क्वेश्चन नीचे लगा दिए हैं। इस क्वेश्चन की पूरी PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। जाइए टेलीग्राम से जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जाकर के जुड़ जाइए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस भी देंगे और आपको इंपॉर्टेंट वीडियो भी करवाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।